Hello, good morning everyone. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि संडे को हम लोग कोई भी नया टॉपिक नहीं करेंगे। संडे को विल डू ओनली एमसीक्यूज। जो भी हम लोग ने टॉपिक कवर कर लिया होगा उसका एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। तो आज अभी हम लोग मॉड्यूल ए का ही कर रहे हैं। आज भी, कल संडे, लास्ट संडे भी मैंने आप लोगों को कराया था। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल ए का रिवीजन कर रहे हैं। किसके? उससे एमसीक्यूज के। ठीक। अच्छा, एक और चीज है जो आप लोग को, क्योंकि आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग इसको स्ट्रैटेजी समझिए या फिर आप इसको एक एडवाइस समझिए। हमेशा कोई, चाहे वो कोई भी टॉपिक, स्पेशली अगर हम जेआईबी के कंटेक्स्ट में बात करें, तो जेआईबी सब लोग क्या करते हैं, सब लोग तो खैर नहीं, शायद कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम लोग क्या करें, डायरेक्ट एमसीक्यूज कर लें। सो ये जो तरीका है ये सही तरीका नहीं है। एमसीक्यूज हमेशा फॉलोड बाय द कंसेप्ट होना चाहिए कि पहले आपने कंसेप्ट पढ़ लिया फिर आप एमसीक्यू कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जब आप डायरेक्ट एमसीक्यू करेंगे और आपको समझ नहीं आएगा, बस आप इसका ऑप्शंस में देखेंगे, अच्छा ये वाला इसका करेक्ट आंसर, बस आप उसको थोड़ा, आप उसको रटने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज नॉट द राइट वे। ठीक है, व्हाट इज द राइट वे कि पहले कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट पढ़िए और फिर आप एमसीक्यू कीजिए। क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ होगा तो चाहे उसमें से अब कोई भी एक कंसेप्ट है, उसमें से मिनिमम आप मान के चलिए 10 to 15 क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एक कंसेप्ट में से। तो वो 10 to 15 क्वेश्चन में से अगर आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये कंसेप्ट को मैंने कंसेप्ट से ना पढ़ के मैंने इसको क्वेश्चन की हेल्प से पढ़ लिया है, तो आपने तो एक क्वेश्चन पढ़ा है, अगर उसमें से कोई और क्वेश्चन आ गया तो फिर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए व्हाट इज द राइट वे? राइट वे इज फर्स्ट अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट। जो भी टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, वेदर इट इज मॉड्यूल ए बी, कुछ भी आप कर रहे हैं, पहले आप उसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर आप लोग उसको क्या कीजिए, फिर आप उसके एमसीक्यूज कीजिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ कि हम लोग ने, देखिए अभी हमने मॉड्यूल ए कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के 3 चैप्टर्स बचे, वो मैंने आपको बोला वो हमारे बैंकिंग, प्योरली बैंकिंग वाले चैप्टर्स है, तो उसको हम एक बार एक साथ एक बंच में लेंगे, 2 चैप्टर्स और है उससे रिलेटेड। तो ऑन एन एवरेज मैंने मॉड्यूल ए जो आपको कंप्लीट करा दिया। तो हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चंस करेंगे वो मॉड्यूल ए के करेंगे। 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, एक बात तो ये कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एमसीक्यूज किस तरह के आ रहे हैं, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। दूसरा क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको कितना समझ आया, या कहीं आपको उसमें रिवीजन की जरूरत तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी क्वेरी तो नहीं है जो आपने ड्यूरिंग लेक्चर आपने नहीं पूछी और अभी वो क्वेरी आ रही है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो सेशन हमारे चलेंगे एमसीक्यू सेशन, इनका आप लोगों को बेनिफिट होगा, 100% होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप लोग ने इसका कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो, तभी इन एमसीक्यूज का बेनिफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगी और आप लोग उसका आंसर बताएंगे। चलिए, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि दोबारा आ गए हैं, प्रैक्टिस हो रही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बुक कीपिंग और रिकॉर्ड कीपिंग? जब भी हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, बी नंबर होगा। बी नंबर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो आप इसी के साथ क्या करेंगे, इसी के साथ इसको लर्न भी कर लेंगे दोबारा से कि भाई जो हमारा रिकॉर्ड कीपिंग होता है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं, उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, चलिए ये चीज आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग जो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसका कि जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम लोग ये देख सके कि टोटल बिजनेस ने क्या प्रॉफिट असरटेन किया है। तो वो जो है वो कौन सा स्टेप आप कह लीजिए, कौन सा वो आपका प्रोसेस होता है? समराइजिंग। 3 नंबर। समराइजिंग। ठीक है,
समराइजिंग इज द राइट आंसर। रिकॉर्डिंग कहाँ पर होती है? रिकॉर्डिंग होती है हमारी जर्नल में, ठीक है, और कहाँ पर होती है हमारी कैश बुक में। बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये जैसे तो बंद करो ना। ठीक है, क्लासिफाइंग हमारा क्या होता है? लेजर जो है वो हमारा क्लासिफाइंग होता है, और समराइजिंग हमारी इसमें होती है ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट में। अभी मैंने तो आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है फाइनल अकाउंट और ट्रायल बैलेंस वाला, हो सकता है एग्जाम में लेजर पूछ लें या फिर आपसे जर्नल एंट्री पूछ लें कि जर्नल जो है वो क्या, वो कौन सा स्टेप है, वो रिकॉर्डिंग है, वो क्लासिफाइंग है कि वो समराइजिंग है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो जर्नल है हमारा वो रिकॉर्डिंग है, लेजर हमारा क्लासिफाइंग है, और समराइजिंग हमारा ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है। बी बैंक ओवरड्राफ्ट। बी बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ऑल अदर्स आर, इनका ये कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। वेजेस पेड, नॉमिनल। मशीनरी, रियल अकाउंट। और हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार और ब्रीफ कर देती हूँ हमारा जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल अकाउंट के हमारे फर्दर दो टाइप्स होते हैं, दैट इज रियल एंड नॉमिनल। ये चार्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अकाउंट्स हमारे, अगर आपसे कोई ब्रॉड कैटेगरीज में पूछते हैं तो अकाउंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। और अगर हम इन टोटल देखें तो हमारे 1 2 एंड 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि इम्पर्सनल के अंदर हमारे दो टाइप्स आते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारे कौन से होते हैं? रियल अकाउंट हमारे होते हैं एसेट्स वाले, जैसे कि यहाँ पर मशीनरी, कैश, ये हमारे क्या है? ये हमारे रियल अकाउंट्स हैं। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो हमारे, जिसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं हमारे? जिसमें किसी किसी का नाम इस्तेमाल हो रहा होता है, जैसे कि नेचुरल पर्सन हो गया राम श्याम, या फिर कोई आपकी कोई कंपनी हो गई, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी। तो जैसे कि सपोज हमारा बैंक है, बैंक हमारा क्या है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो है वो हमारा पर्सनल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा। सबसे पहले जैसे इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा तो नॉट करेक्ट को अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट है, यस और नो? Yes, miss. बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। Yes, ma'am. कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। Yes, ma'am. वेजेस पेबल नॉमिनल एक्सपेंस अकाउंट है। Yes, ma'am. हाँ मैम, सोच के सी बताइए। गलत, ये सी गलत रिप्रेजेंटेटिव है। पर्सनल अकाउंट है। Nominally है ma'am. Wages payable. याद है ना, कीजिए। रियल होगा, रियल होगा मैम। रिसीसेबल और पेएबल तो रियल होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होगा। एग्जैक्टली, दिस इज representative personal account, ठीक है, not a nominal expense account. तो आंसर विल बी डी। देखिए एक बार बताती हूँ मैं आपको दोबारा से। आप लोग ने देख लिया कि हमारे तीन टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। फिर जो पर्सनल होता है ना,
जो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट हमारा फर्दर 3 टाइप का होता है। नंबर 1 नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में जैसे कि राम, श्याम, इस तरह से हम लोग आ गए, ठीक है। दूसरा हमारा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में हमारा जैसे कि जो हमारी आप कह लीजिए जो जैसे आपके जो रजिस्टर्ड काम, मतलब ऐसी चीजें जिसको आपने लॉ के हेल्प से बनाया है, ठीक है। कोई भी कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कुछ भी है, तो कोई भी चीज जो कि रजिस्टर्ड है, या फिर आप कह लीजिए पर्सन, नेचुरल पर्सन आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। ऐसी जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं क्रिएशन ऑफ लॉ। तो जो भी पर्सन या जो भी चीजें क्रिएशन ऑफ लॉ है, जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई ट्रस्ट हो गया, कोई एसोसिएशन हो गई, सो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि कोई कंपनी, या जैसे बैंक अकाउंट को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बैंक एक रजिस्टर्ड कंपनी है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है, तो फिर जो उसका जो बैंक अकाउंट है वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, ठीक है। फिर एक हमारी थर्ड कैटेगरी होती है, दिस वन, थर्ड कैटेगरी होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर क्या होता है? वो चीजें जिसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअल में वो कभी है नहीं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओनली फॉर टेम्परेरी पर्पस, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर वेजेस पेबल का मतलब क्या है? वेजेस पेबल का यहाँ पर मतलब ये है कि वेजेस हमें देने थे बट अभी हमने दिए नहीं है। वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। वेजेस हमारे ड्यू हो गए हैं लेकिन हमने दिए नहीं है। तो जब भी इस तरह की, अगर ये हम हमारे यहाँ पर वेजेस पेबल की जगह पर अगर होता वेजेस पेड, तो फिर ये सही होता, फिर ये नॉमिनल होता। बट अभी क्या है? अभी ये वेजेस पेबल है, अभी आपको देना है, आपका ड्यू हो गया बट आपने नहीं दिया है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कि आपने फॉर टेम्परेरी थोड़े समय के लिए आपने इसको किसी पर्टिकुलर अलग अकाउंट में रखा। जैसे ये पे हो जाएगा तो फिर ये नॉमिनल बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। चलिए, डेबिट व्हाट कम्स इन पर्सनल अकाउंट में लगता है। एक काम करते हैं, फटाफट से 2 मिनट Real account. लगेगी जी, 2 मिनट लगेगी, तीनों रूल्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। क्या क्या है वो? नंबर 1, डेबिट व्हाट comes in, credit Goes out. what goes out. Second, debit the Debit the receiver, giver. Debit the receiver. receiver, Credit the giver. credit the giver. Third, Debit all expenses and losses. debit all expenses and losses. Credit all income and profits. Profit and gains. Income and gains. So these are the 3 golden rules of accounting. अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया 3 गोल्डन रूल्स है, लेकिन इसके ऊपर कौन सा गोल्डन रूल हमारा किस टाइप के अकाउंट के ऊपर लगता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये किसके ऊपर लगता है? रियल के ऊपर, ठीक है, रियल के ऊपर लगता है। ये चीज आपको पता भी है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किसके ऊपर लगता है? Personal. पर्सनल के ऊपर। लास्ट थर्ड रूल किसके ऊपर लगता है? Nominal. Nominal. नॉमिनल के ऊपर, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो डेबिट व्हाट कम्स इन पर्सनल के ऊपर लगता है? नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल के ऊपर लगता है, तो ये हो गया हमारा गलत। क्रेडिट द गिवर रियल के ऊपर लगता है, Personal. Personal. क्रेडिट द गिवर, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ठीक. है। नॉमिनल के ऊपर लगता है, ये ठीक लग रहा है, बट कभी भी गलती ये मत कीजिएगा कि इसी के पास इस पे क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, आगे भी बढ़ना है। क्रेडिट बट गोज आउट नॉमिनल के ऊपर लगता है, नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी, ठीक है। चलिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें?
No, ma'am. चलो तो मैम इनको ये हेलो मैम, ये वीडियो के यूट्यूब में नहीं है क्या? यूट्यूब में चल नहीं रहा। से चल रहा है मेरे एंड से तो हाँ यू आर राइट। पर एक सेकंड मुझे दीजिए प्लीज। ओके। I think, नहीं चल रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़े ये क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर क्या करेंगे कि इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, ठीक है? तो आप लोग फिर वहां से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? ओके चलो मैम। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये इसके साथ साथ देखिए हमारे क्या हो रहे हैं, नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ। ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं और ये हमारे इन टाइप ऑफ अकाउंट के ऊपर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हमारा जो चीफ कैशियर है वो कुछ कैश जो है वो जूनियर कैशियर को दे देते हैं एक फिक्स पीरियड के बाद, एक फिक्स के पीरियड के बाद, और जो चीफ कैशियर है वो क्या करता है, वो जो भी खर्चा वगैरह करता है वो कौन करता है, वो जूनियर कैशियर करता है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? याद कीजिए, यूनिट 3 में मैंने पढ़ाया था पेटी कैश बुक के अंदर। Impressed system, ma'am. करेक्ट, ठीक है? सो ये भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, इफ देयर इज एन ओवरड्राफ्ट द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक क्या दिखाएगा? Ma'am, debit or Credit credit balance. balance? Debit or credit? एक दिखाएगा, एक Debit. बताइए Credit विच वन। balance. डेबिट। जब भी ऐसे कंफ्यूजन होगा, ठीक है, फटाफट से आप बनाएंगे कैश बुक। ये है मेरी कैश बुक और ये 2 कॉलम वाली कैश बुक है इसमें, क्योंकि बैंक कॉलम भी मुझे बनाना है। कैश बैंक, कैश बैंक, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। जब मेरे पॉजिटिव बैलेंसेस होते हैं, जब मेरा आप कह लीजिए कि पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो उस समय हम बैंक का जो बैलेंस होता है वो इधर लिखते हैं, ठीक है? और जब हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? और इसके साथ में आपको एक और चीज बता दूं, आपको पता भी होगा, पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो वो कैश बुक में क्रेडिट होगा, और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो कैश बुक में डेबिट होगा। ये वाली बात क्लियर है? और इसी के साथ अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अब आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? From बैंक का डेबिट बैलेंस बैंक का डेबिट बैलेंस होता है पासबुक के अकॉर्डिंग। तो पासबुक के अकॉर्डिंग अगर डेबिट है तो वो आपसे पूछ रहे कैश बुक में क्या दिखेगा? क्रेडिट। क्रेडिट, तो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए क्लियर है ये चीज? यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द बीआरएस इज नॉट रिक्वायर्ड? इसमें से वो कौन सा पॉइंट है जिसके लिए बीआरएस को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? डी मैडम, डी वाला ऑप्शन।
बी वाला Interest credited by the bank. डी बोल रहे मैम, चेक इशूड बाय फर्म एंड पेड बाय बैंक। ए आएगा ना मैडम? सोच लीजिए, सब लोग सोच लीजिए। मैम ए आएगा। ऐसा ही इंस्ट्रक्शंस तो नहीं आएगा? ये क्या कह रहे हैं कि जिसके लिए बीआरएस की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो मतलब रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक कैश बुक में इशू हो गया था लेकिन बैंक ने नहीं किया, तो पड़ेगी ना जरूरत। हाँ पड़ेगी। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक। मैडम सी होगा। पड़ेगी इसमें तो। बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, बैंक ने प्लस कर दिया है, लेकिन कैश बुक के अंदर कुछ नहीं हुआ, तो फिर इसमें पड़ेगी। इसमें भी चाहिए। अमाउंट पेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब ठीक है, हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस तो दे दी, लेकिन हमें नहीं पता ना कि बैंक कौन सी डेट को उसको डेबिट क्रेडिट करता है ना। वो तो हमें इसमें जब चाहिए। स्टेटमेंट आएगा तो इसमें भी हमें जरूरत पड़ेगी। चेक इशूड बाय द फर्म एंड पेड बाय द बैंक। कैश बुक में हमने इसको माइनस किया था, बैंक ने इसको पे कर दिया, मतलब बैंक ने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, डी शुड बी द आंसर ना, यस मैम। यस मैम। है ना। बाकी सब में तो प्रॉब्लम है ना कि एक तरफ हो गया दूसरी तरफ नहीं हुआ। इधर चेक इशू, कैश बुक में चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक ने उसको मतलब, लेकिन वो अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो मतलब बैंक के एंड से अभी वो बचा है, तो बीआरएस बनाना पड़ेगा। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया लेकिन कैश बुक को पता नहीं है इस बारे में, तो फिर बनाना पड़ेगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे बैंक ने पेमेंट्स कर दी लेकिन उसकी जानकारी कैश बुक को नहीं कि कौन से डेट में करी, कब करी, कितनी करी, तो यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब कैश बुक पे हमने चेक इशू कर दिया और बैंक ने उस चेक इशू की पेमेंट कर दी, तो फिर दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा ना। तो इस वाले हमारा आंसर हो जाएगा डी। टी में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बीआरएस बनाने की, ठीक है। चलो, which of the following statement is correct statement? अगर हमारा ओवरड्राफ्ट है, इट अपीयर्स एज क्रेडिट इन दी कैश बुक, आपको बताना है विच इज करेक्ट करेक्ट। Correct. ये वाला ये करेक्ट है correct है। क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट, सही होगा। हाँ, तो अभी हम चलते हैं आगे भी बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट से डिसाइड नहीं करना है। When there is overdraft, it appears in the credit balance in the passbook. नहीं, गलत है। क्या होता है, डेबिट होता है Debit. पासबुक में। जब हमारा करेंट अकाउंट है, अगर इट अपीयर्स इन अ क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। करेंट अकाउंट का यहाँ पर मतलब है कि वो अकाउंट जो कि हमारा जिसमें पॉजिटिव बैलेंस है। तो अगर मेरा पॉजिटिव बैलेंस है तो ये मेरे ये पॉजिटिव भी बैलेंस गलत है। क्रेडिट गलत बैलेंस है। होगा, कैश बुक में नहीं। क्या नहीं, होगा, debit डेबिट होगा। बैलेंस होगा कैश बुक। अगर मेरा करेंट अकाउंट है तो क्या वो डेबिट होगा पासबुक में, नहीं मैम, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। तो आंसर ए, ठीक है। तो हमारा आता है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखिए, बैलेंस इन द कैश बुक इज 12,000. A check of ₹1,000 deposited with the bank has been dishonored and, और ये जो है इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स के, और ये आए हुए ही क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ ये मैंने नहीं बनाए हैं रैंडमली, ऐसे नहीं बनाए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो हमें बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक 12,000, चेक दिया है 1,000 रुपए का चेक हमने डिपॉजिट कराया था बैंक में, जो कि हमारा डिसऑनर हो गया और बैंक ने 20 रुपीज एज डिसऑनर चार्जेस भी डिडक्ट किए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि व्हाट शुड बी दी बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा क्या करना है, एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। आपको ये एक रफ टी शेप अकाउंट बनाना है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग भी आप चल रहे, जिसका भी आपको बैलेंस दिया हुआ उसका आप बनाएंगे, ठीक है। ये आपका कैश बुक, इसको आप ऐसे भी कीजिए और इजी कीजिए इसको, आप इसको ऐसे कीजिए कैश बुक, और ये आपका अमाउंट कॉलम हो गया और ये आपका यहाँ पर पर्टिकुलर्स होगा। तो बैलेंस क्या दिया हुआ है 55,000, जिसका बैलेंस दिया हुआ है उसको लिख लीजिए 12,000। 12,000। 55 नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद ये वाला आंसर करेक्ट होगा। नहीं,
ठीक है, 12,000 हो गया बैलेंस एज पर। सबसे पहले क्या लिखना है, बैलेंस लिख देना एज पर कैश बुक। उसके बाद अब आप लोग मुझे बताएंगे, और ये चीज याद रखिएगा, जिसका बैलेंस दिया हुआ है ना इसी के अंदर चेंज होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यू कैन नॉट चेंज इन दी पासबुक, एक तो ये रूल आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, जब हम पूरा फॉर्मेट वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसमें तो दोनों चीजें लिखते हैं ना हम लोग, जैसे हमने जब मैंने आपको टॉपिक कराया था तब मैंने आपको पूरा फॉर्मेट वाला क्वेश्चन बताया था। बट एग्जाम में जब सिंगल बैलेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसका तरीका, जिसका बैलेंस दिया हुआ है वो लिख लीजिए और चेंज भी उसी के अंदर होगा। तो जब बैंक ने आपका जो चेक है जो आपने डिपॉजिट कर दिया था, चेक जब आपने डिपॉजिट कर दिया था तो कैश बुक में आपने उसको प्लस कर लिया था ना। जी। तो अब ऐसा हुआ नहीं, वो हो गया डिसऑनर, तो यू हैव टू डिडक्ट। तो डिसऑनर हमारा माइनस होगा 1,000 रुपीज, और उसी के साथ बैंक ने 20 रुपए के चार्जेस भी काट लिए, तो ऑब्वियसली वो भी फिर हमें कैश बुक में माइनस करना है 20। तो आंसर आएगा हमारा 10,980। कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिएगा। मैम फिर से बता बैलेंस दीजिए। तो 12,000 था, पर बैलेंस 12,000 ही लिया है। फिर से बताइएगा मैम, फिर जी से। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये फिर से जो बताती हूँ। देखिए कोई बात नहीं, कैश बुक का बैलेंस दिया है 12,000 रुपए। उन्होंने कहा है कि एक चेक था जो कि डिपॉजिट कराया था, लेकिन वो हो गया डिसऑनर प्लस चार्जेस के साथ। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। आपसे वो पूछ रहे हैं कि पासबुक का बैलेंस बता दीजिए, दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि जिसका भी बैलेंस दिया हुआ है आप उसका ही फॉर्मेट बनाइए। तो आपको बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000, सबसे पहले ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो चेंजेस होंगे ना वो इसी के अंदर होंगे, पासबुक को आप टच नहीं कर सकते, जिसका बैलेंस पता है उसी के अंदर चेंज होंगे। दिस इज द रूल एंड यू हैव टू लर्न इट, कि जिसका बैलेंस दिया हुआ है उसी को ही हम नोट करेंगे और उसी में ही चेंजेस होंगे। तो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। जब भी चेक डिसऑनर होता है तो आप लोग मुझे बताइए कि जो बैंक है वो क्या करता है। मैम Customer- जितने भी अमाउंट का वो होता है चेक, बैंक वो अमाउंट भी डिडक्ट हो जाती है और रिटर्न चार्जेस भी कटते ठीक है, हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक कस्टमर के अकाउंट से माइनस कर देता है, या फिर आप कह लीजिए कस्टमर के अकाउंट को क्या कर देता है, डेबिट कर देता है, राइट, माइनस कर देता है। कस्टमर का अकाउंट तो क्रेडिट ही नहीं होता है ना मैम डिसऑनर में। होता है, एक टाइम पे होता है, हाँ शायद होता है। वो अनक्लियर होके शायद रहता है, वो ठीक है कोई बात हाँ, हाँ ठीक है, होता है ऐसा, क्योंकि जब आप उसको क्रेडिट करेंगे या आप उसको माइनस करें, आप उसके बैलेंस को आप उसका कम करेंगे ना, ठीक है। और वैसे हाँ भी हाँ मतलब इसमें आप एक चीज समझिए, अगर सपोज इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है प्रैक्टिकली ये चीज आपको नहीं समझ आ रही, मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए ये बात जो है वो सर सही कह रहे हैं कि जो डिसऑनर के केस में जो अकाउंट है वो डेबिट नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी बैंक ने क्रेडिट ही नहीं किया था, हाँ मैम ऐसे है ना। जनरली तो ऐसा ही होता है ना कि क्योंकि बैंक तो तब क्रेडिट करेगा ना जब वो चेक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक। मैम क्लियरिंग में बट शैडो में तो आता है बैलेंस हाँ वो आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रैक्टिकली उसमें आता होगा कि आप उसको पहले आप उसको क्रेडिट करके और फिर डिसऑनर होता है तो आप उसको डेबिट करते होंगे, हाँ ठीक जी। है। तो लेकिन बट इन अ प्रैक्टिकल सेंस, अगर आप अपना पासबुक भी कभी मैच करेंगे तो उसमें शायद नहीं दिखेगा, ठीक है। उसमें दिखता है मैम, उसमें दिखता है रिटर्न पासबुक में भी? चार्जेस, हाँ जी उसमें दिखता नहीं, है। दिख जाता रिटर्न है जी। चार्जेस दिखेगा, रिटर्न चार्जेस दिखेगा। रिटर्न चार्जेस भी दिखता है, क्रेडिट भी दिखता है, डेबिट भी दिखता है कि अच्छा आया एक बार फिर हाँ। वापस चला गया शाम तक, और उसके साथ साथ रिटर्न चार्जेस भी दिखते हैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा फिर ठीक है। अगर इसका मतलब क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, बस मेन मेन पर्पस यही है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, चलिए आप लोगों का तरीका हो गया, बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो कैश बुक है, कैश बुक वाले ने, जो फॉर्म का अकाउंटेंट है, उसने क्या किया, चेक मैंने जमा कर दिया भाई प्लस कर दो, बट वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। और वैसे भी आप याद रखेंगे डिसऑनर कैश बुक में माइनस होता है, तो हमारा कितना था, वो 1,000 रुपीज का था, राइट। उसी के साथ बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमारे 20 रुपए चार्जेस भी काट लिए, तो वो भी हमें दिखाने पड़ेंगे अपने पास,
1020। जी, तो फाइनल जो आंसर आया वो है 10980। सो दिस इज बैलेंस एज पासबुक। और यही है ठीक है मैम मैम, थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है। जी, बिल्कुल पूछिए सर, बिल्कुल पूछिए। 12,000 तो पहले से बैलेंस था ही। कैश बुक का सर। कैशबुक का बैलेंस 12,000 पहले से था मेरे पास। जी। इसका मतलब कि पासबुक में भी 12,000 रहा होगा। अच्छा इसमें और 12,000 चेक रहने के बाद 1,000 का चेक लगा ना मैम? नहीं नहीं मैम उस- क्वेश्चन की उस- फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन की फर्स्ट एक लाइन। सेकेंड मैम, पहले मेरी पूरी बात सुन जी लीजिए। जी 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 बिल्कुल। 12,000 अगर कैशबुक में मैंने किया और बैलेंस जो है तो पहले का बैलेंस है, जो पासबुक में भी 12,000 रहा ही होगा। उसके बाद 1,000 का मैंने चेक जमा किया जो कि डिजॉनर हो गया, तो उसका तो 12,000 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डिजॉनर के बिहाफ पर जो 20 रुपया काटा चार्ज, वो तो बैंक मेरे 12,000 जो पहले से बैलेंस था उसी में से काटेगा। तो इस हिसाब से तो 11,980 होना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन दूर कीजिए मैम। सर ये देखिए, कैशबुक की बात हो रही है। हाँ अगर अगर आप पासबुक के पॉइंट से भी चल रहे हैं ना सर, मैं आपको पासबुक के पॉइंट से भी बता देती हूँ। देखिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए, मैं आपका डाउट समझ गई सर। आपका कहने का मतलब ये है कि पासबुक में भी फिर जो बैलेंस है वो 12,000 ही होगा, ठीक है सर? जी पहले से था। जब बिल्कुल, जब आपने चार्जेस काटे 20 रुपए के, तो वो आप माइनस करेंगे, पासबुक मतलब बैंक उसको माइनस करेगा, जी ठीक है सर? लेकिन सर जो चेक डिसऑनर हुआ है, फिर उसका भी तो पासबुक में कुछ होगा ना। जो डिसऑनर हुआ है, जिसको आपने पहले आपने एक तरह से उसको एक सुपरफिशियल, अभी आपने जैसे मैम अभी बता रहे थे कि वो शेडो में आपने उसको क्रेडिट कर लिया है, ठीक है? तो जब ये नहीं ना, डिसऑनर सर का होगा। कहने का मतलब है कि 12,000 पहले से था, 1,000 का चेक क्लियरिंग के लिए लगा, 1,000 का क्लियरिंग में लगा, तो डिसऑनर हो गया। क्लियरिंग डिसऑनर हुआ तो 1,000 उसमें ऐड हुआ होगा ना, फिर 12,000 प्लस 1,000 13,000 हो गया होगा, है मैम ना? जो क्वेश्चन की फर्स्ट सर लाइन है बोल ना, रहे हैं। वो पहले बैलेंस बता रही है और फिर बाद में वो चेक लगवा रही है। तो 12,000 में 1,000 प्लस करना है, या वो 12,000 जो बैलेंस है वो चेक लगने के बाद का है? मैम यहाँ कंफ्यूजिंग हो रहे हैं। ये तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करते हैं ना, वो बैलेंस आपको बता रहे हैं कि जो पासबुक जो कैशबुक है, कैशबुक का हमारा जो बैलेंस है वो 12,000 है। तो ये इसमें से पहले और बाद का नहीं होता, इसमें जो ये जो बैलेंस दिया होता है ये हमेशा एंड का होता है, ठीक है? तो लास्ट में जो हमारा बैलेंस था कैश बुक का वो था 12,000 रुपए। लेकिन हमें बाद में जब हमने स्क्रूटनी किया तो हमें पता चला कि भाई लेकिन जो पासबुक का जो बैलेंस है वो दिखा रहा है 10,980 रुपए। हम दिखा रहे हैं जो अकाउंटेंट है वगैरह सर मेरे बात समझ गए। जी जी यहाँ पे कैशबुक का बात है, कैशबुक में तो पहले ही एंट्री कर लिया जाता है ना, जी क्लियरिंग के जी लिए जी चेक लगता जी है, जी तो जी समझ बिल्कुल वो बात बिल्कुल है। हाँ, जी जी वो समझ कैशबुक गए। पे चेक डिपॉजिट करने के बाद 12,000 होगा, पर अकाउंट में 11,000 ही था। जी बैंक अकाउंट की बैंक पासबुक अकाउंट में 11 ही था जी बिल्कुल। 11 ही था। मैम समझ क्लियरली गए। ये है कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या क्वेश्चन आता है उसमें जो कैशबुक का बैलेंस है वो सारी एक्टिविटी के बाद का फाइनल बैलेंस कैशबुक का जी मानेंगे। जी एंड ये हमेशा ओके बैलेंस ओके। जो दिया होता है सर एंड, और पासबुक का भी वो आपसे एंड बैलेंस ही पूछ रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब हम इसको ओके यही समझेंगे कि जो मेरे कैशबुक में 12,000 रुपया था उसमें जी 1,000 और 20 रुपया जो है वह मेरा डिडक्ट माइनस हो गया है, जी और मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं कैशबुक में पहले से ही उस जी अमाउंट को ऐड करके जी रखा था और बैंक जी ने इसको काट लिया। जी। और इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये कि मेरे पास जो भी एरर्स थे मैंने उनको रेक्टिफाई कर लिया है ना सर? तो अब जी क्योंकि मैंने सारे एरर्स को रेक्टिफाई कर लिया है, तो नाउ माय बैलेंस या माय कैश बुक बैलेंस शुड मैच विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो हम ये मान सकते ठीक हैं है, कि अगर हमने सारे एरर्स को रेक्टिफाई कर लिया तो अब जो आंसर आएगा यही हमारा पासबुक का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मैम ये बताइए ना जी जी कि जैसे इसमें कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है और हम लोग को पासबुक का निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग कैशबुक में प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं? जनरली तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैम वही मैंने आपको बताया, वो हम तब नहीं करते जब हम पूरा फॉर्मेट कर रहे होते हैं, उसमें कैश बुक का भी बैलेंस आपको दिया होता है, ऊपर आपको याद होगा अगर पासबुक का भी बैलेंस दिया होता है, फिर कैश बुक का भी दिया होता है, फिर पासबुक में सिर्फ हम जो इशूड और डिपॉजिट वाले होते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, कैश बुक में हम लोग क्लरिकल एरर, डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्रीज को एडजस्ट करते हैं।
ठीक है मैम, ऐसे मैंने आपको कराया था जब हम लोग टॉपिक कर रहे थे अपना। हाँ। तो वो वहां पर हम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि दोनों का बैलेंस हमें एक साथ साइमल्टेनियसली गिवन था, तो वहां पर उस क्वेश्चन को करने का जो तरीका था वो फिर डायरेक्ट था। बट यहाँ पर क्या मैम, दोनों में से एक ही पता है, तो अब जो भी चीजें होंगी वो एक में ही होंगी। पासबुक का जब अगर सपोज मुझे कुछ भी नहीं पता है पासबुक का, तो फिर क्या होगा, तो जब मुझे पासबुक का कुछ भी नहीं पता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे फिर कैश बुक को ही लेकर चलना पड़ेगा। ओके मैम। जी चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, तो आप लोग के थोड़े से डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। नहीं होंगे तो बिल्कुल पूछिए आप, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। जो मैंने आप लोगों को कराया था वो उस टाइप के क्वेश्चन रेयर ही आते, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे वो आपको। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, क्यों? क्योंकि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। और अभी मैं आपको अभी क्लास के बाद मैं आपको 10 to 15 क्वेश्चन मैं आपको सेंड भी करूंगी, तो वो भी आप लोग को प्रैक्टिस करना है, राइट। चलिए मैम 1000 वाला भी समझ में नहीं आया कि डिपॉजिट हुआ तो प्लस क्यों नहीं हुआ। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी उसको दोबारा से ना, अभी मैं क्लास के एंड में लेती हूँ सर आपके डाउट को, ठीक है, क्योंकि वो सब हाँ सबका डाउट नहीं है, तो जिनका भी होगा मैं लास्ट में आप बिल्कुल सेटिस्फाई होके कि आप क्लास एंड करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 55,000, ठीक है। एक चेक था 3,000 रुपए का जो कि हमने इशू किया था, हमने मतलब फॉर्म ने इशू किया था, उसको ना फॉर्म ने 2 बारी अपने पास एंटर कर लिया था। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 55,000। एक एंट्री थी, वो एंट्री थी 3,000 रुपए की, तो 3,000 का हमने चेक इशू किया, मतलब माइनस किया अपने पास से। अब कैश बुक की बात करेंगे, ठीक है ना, तो कैश बुक में जब चेक इशू होता है तो माइनस होता है ना, माइनस होता है। उसके साथ साथ आप मुझे उसकी साइड भी बता दीजिए, क्रेडिट करते हैं हम उसको, क्रेडिट करते हैं। अब हुआ क्या, गलती से ये 3,000 ना 2 बारी क्रेडिट हो गया, तो बैलेंस ही माइनस में चला जाएगा। नहीं सर, 55,000 बैलेंस एक बार करना था, 2 बार हो गया। 49 बचेगा, 49,000 बचेगा। हाँ बैलेंस नहीं, अभी अभी मैं आपसे इसका पूछ रही हूँ कि व्हाट शुड बी दी सोल्यूशन। आप इसको, अगर मैं सिर्फ आपको ये कहूंगी सर कैश बुक को मेरा ठीक कर दीजिए, मेरे से ये गलती हो गई, 3,000 मैंने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो आप क्या करेंगे उसको सही करने के लिए? डबल 6,000 डेबिट बैलेंस कर देंगे मैम। तो आप प्लस कर देंगे उसको, डेबिट कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना 3,000 रुपीज। बात सही है ना भाई, 2 बार आपको 3,000 एक बार माइनस करना था, एक बार तो करा ही करा, आपने गलती से क्या करा, एक बार ही और कर दिया, मतलब डबल हो गया, 6,000 से माइनस कर दिया आपने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3,000 को प्लस में डाल देंगे तो बैलेंस हो जाएगा ना, मतलब वो जो गलती है, वो जो क्लेरिकल एरर है वो रेक्टिफाई होगी या नहीं होगी, हो जाएगी ना। हाँ हो जाएगी। चलिए दूसरा पॉइंट, एक कस्टमर था हमारे फॉर्म का, उसने क्या किया, डायरेक्टली जाके हमारे बैंक में पैसा डाल दिया 2,000 रुपए। अब इसकी जानकारी बैंक को तो है, तो बैंक ने तो हमारा पासबुक में क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपए, पासबुक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन हमें उसकी जानकारी है ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ बदलाव, चेंजेस जो भी कर सकते हैं वो सिर्फ कैश बुक में कर सकते हैं, तो मैं इस चीज का मैं क्या करूंगी, 2,000 रुपए एक कस्टमर ने मेरे अकाउंट में डेबिट कर, वहां पर क्रेडिट कर दिए, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, तो अगर मुझे करेक्ट बैलेंस लाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अपने पास कैश बुक में प्लस करूंगी कि माइनस? माइनस करेंगे, माइनस करना डेबिट है, करना पड़ेगा। डेबिट साइड में प्लस करना है। प्लस करेंगे मैडम। प्लस करेंगे ना, माइनस क्यों करेंगे? प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि 2,000 रुपए हमारे बैंक में जमा हो गए, ठीक है, बैंक में हमारे किसी कस्टमर ने जाके 2,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए, या आप ऐसे सोचिए ना, सपोज आप में से किसी ने 2,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए, अब मुझे तो उसकी नॉलेज नहीं है, सपोज मेरे पास कोई SMS नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो उधर बैंक बैलेंस मेरा बढ़ा हुआ है, लेकिन इधर जो मैं अपनी कैश बुक बना रही हूँ उसमें मुझे जानकारी नहीं है, तो अगर मुझे कैश बुक को करेक्ट करना है तो मुझे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना। तो हाउ विल आई इंक्लूड दिस 2,000, ऐड करके ही तो ना। डेबिट साइड एंट्री कर दें। ठीक है, तो डेबिट जाएगा 2,000 रुपीज, वही बोल रहे आंसर होगा 60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये ए हमारा आंसर हो जाएगा। डाउट अगर है तो हम ऐसे करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं पहले उनको कवर कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसको एट द एंड ऑफ द क्लास, जिनका ये डाउट नहीं है तो उनके अलावा बाकी सब जो है वो लोग रुक के ये अपना डाउट है वो क्लियर कर लेंगे।
ठीक है, और फॉर दिस पर्पस मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दूंगी इसी टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है इसी से, और करना कुछ नहीं, प्लस माइनस ही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, डेबिट या क्रेडिट? आंसर 60,000। 60,000 अगर आप मुझसे पूछते हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि ये हमने निकाला है पासबुक के अकॉर्डिंग निकाला है, तो फिर ये क्रेडिट तो ये बैलेंस हाँ क्रेडिट होगा। और अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग है तो फिर ये डेबिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है इसमें से कौन सा फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं है। ये फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ, इसमें तो आपको बताना कि विच इज नॉट करेक्ट। नंबर 1, जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो क्या होता है, वो एक लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट होता है जिनके बैलेंसेस को हम लेजर्स के अंदर से निकाल के लाते हैं। ट्रू और करेक्ट है। नेक्स्ट, इट डज नॉट इंक्लूड कैश एंड बैंक बैलेंसेस। फॉल्स। ये हमारा फॉल्स है और यही हमारा इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर होगा, लेकिन बाकी के पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश अरिथमेटिक एक्यूरेसी, बिल्कुल ये करेक्ट है ना। जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं। इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। वैसे तो देखिए आप उसको कभी भी बना सकते हैं, बट जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर वो बनता है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक, क्यों हो जाएगा बी? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर कैश और बैंक बैलेंसेस को भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लेरिकल एरर। इसमें से कौन सा एरर क्लेरिकल एरर नहीं है? सी नहीं, एरर ऑफ प्रिंसिपल है नहीं, डी होगा, कंपनसेटिंग। बताइए मैम डी। और कोई बताइए। दोनों होगा, एमिशन और ओमिशन और प्रिंसिपल। कमीशन होगा मैडम। इन्हें क्वेश्चंस कराने जरूरी है। क्लियर हुआ? और क्लियर करते हैं। ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग तीनों ही क्लेरिकल एरर है। ठीक है यहाँ प्रिंसिपल हो गया मैम, जी सर, प्रिंसिपल हो गया है ना सर। बिल्कुल आंसर होगा सी। क्यों होगा सी? क्योंकि देखिए ना, क्लेरिकल एरर क्या होता है? जहां पर हमसे गलती हो जाए, हम लिखना भूल गए, गलती है, क्लेरिकल एरर। हमने कोई अमाउंट 500 की 500 को 5000 लिख दिया तो गलती है, कमीशन एरर हो गया। ठीक है, कॉम्पनसेटिंग एरर, एक 500 रुपए को गलती से डेबिट कर दिया और फिर 500 रुपए को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो भले ही इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ रहा, लेकिन गलती तो करी है ना हमने, क्लेरिकल एरर तो है ना। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, क्लेरिकल एरर कौन सा होगा हमारा? एरर ऑफ ओमिशन, जहां पर हम भूल गए, एरर ऑफ कमीशन, जहां पर हमने गलती कर दी, और कॉम्पनसेटिंग ऐसी गलती जो कि दूसरी गलती ने उसको नलीफाई कर दिया उसके इफेक्ट को, लेकिन गलती तो है ना। ठीक है, क्लियर? तो आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट अ क्लेरिकल एरर। कोई डाउट? चलिए नो मैम। आगे बढ़ते हैं। A purchase from X has been recorded in the purchase book, but it remains to be posted in the amount of Mr. X.
हमने क्या किया, एक परचेज था फ्रॉम एक्स, तो इसकी फटाफट से एंट्री कर लेते हैं। परचेज फ्रॉम एक्स, तो परचेज डेबिट टू एक्स, यही होगी जर्नल एंट्री। इसको हमने क्या किया, रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। परचेज बुक में तो सही रखा, बट इट रिमेन्स टू बी पोस्टेड इन दी अकाउंट ऑफ रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। मैम एरर ऑफ ओमिशन होगा, आधी की आधी भूल गए। तो बाकी को हमने ना इसके अकाउंट में रखा, तो उसकी जनरल इस वाले पार्ट को हमने नहीं किया। तो बताइए कौन सा एरर होगा? मैम एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन होगा। प्रिंसिपल होगा। इसको हम नहीं सर, प्रिंसिपल नहीं होगा। प्रिंसिपल हमारा होता है सर जहां पर हम कंसेप्ट की गलती करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि वेजेस पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी। जब आप मशीन को परचेज कर रहे हैं उस समय पे अगर आप वेजेस पे कर रहे हैं सर, तो दिस वेजेस विल गो इन मशीन अकाउंट, मतलब मशीन के कॉस्ट में ही वो ऐड हो जाएगा। आप उसको अलग से अगर आप वेजेस अकाउंट लिख रहे हैं, उस समय आपने कोई मशीन परचेज की है और उस समय अगर आप उसको वेजेस को अलग से आप डेबिट करें, तो फिर वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा सर। ठीक है, ठीक तो है। जहां पर भी हम कंसेप्ट की गलती करेंगे, अमाउंट वगैरह की कोई गलती नहीं, कंसेप्ट की जहां पर गलती करेंगे वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। ये आपका एरर ऑफ ओमिशन होगा, क्योंकि आधा तो लिख दिया, आधा भूल गए, और उसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। चलिए, सो ये मैम का फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए मैम, क्या आंसर होगा इसका? वन मिस्टेक हैज नलिफाइड द रॉन्ग कंपनसेटिंग होगा। कॉम्पनसेटिंग होगा। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म ने 5000 की सैलरी पे की अपने स्टाफ को, लेकिन क्या हुआ, गलती से उसको पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। आपको उसकी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री भी करनी है, और आप पहले मुझे आप एरर बताइए कौन सा एरर है। कमीशन, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एरर होगा मैम। प्रिंसिपल, ठीक। अब हमें इसकी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री करनी है। क्या किया हमने, गलती से हमने किया है, हमें एंट्री करनी थी सैलरी डेबिट टू कैश। ठीक है, दिस शुड बी दी जर्नल एंट्री, लेकिन हमने गलती क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री कर दी पर्सनल अकाउंट। सपोज राम की बात हो रही थी, तो राम को डेबिट कर दिया, राम टू कैश कर दिया, पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब जिसको सैलरी दी ना जिस पर्सन को, उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन इसका क्या होना चाहिए, जो सही है उसको तो होगा, वो तो होगा ही होगा। अब देखिए, कैश क्रेडिट में ही था, क्रेडिट में ही है, तो कैश को हम नहीं छेड़ेंगे तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी डेबिट होना था, नहीं हुआ तो अब कर देंगे राम को डेबिट नहीं करना चाहिए था, तो उसको खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी सैलरी टू राम। तो सैलरी डेबिट टू राम, सैलरी डेबिट सी वाला हो जाएगा आंसर। सैलरी डेबिट सैलरी अकाउंट एंड क्रेडिट स्टाफ मेंबर अकाउंट, जिसका भी आपने गलती से नाम वो डाल दिया। ठीक है, चलिए, ठीक है। next, which of the following does not match in the context of revenue and capital expenditure? रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में इसमें से कौन सा पॉइंट मैच नहीं करता है? बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं, Yes, ma'am. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं। जी मैम। यस मैम। एक्सपेंडिचर द बेनिफिट इज फॉर लॉन्ग पीरियड, जिसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक रहता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नो मैम। नो मैम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सी होगा, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। जिसका रेकरिंग नेचर होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। यस मैम। ठीक है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चंस जो है, जो आज के क्वेश्चन है वो हमारे खत्म हो गए हैं, राइट। अब जो डाउट्स हैं आप लोग वो पूछ सकते हैं।
हाँ, उन 2 क्वेश्चन में डाउट था ना, बीआरएस वाले में। यहाँ ये 1000 में या इसमें 55 वाले में कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। 1000 वाला 1000 वाले में सर, ठीक है, बताइए सर क्या डाउट है यहाँ पे। मैम, अगर चेक डिसऑनर हुआ है तो उससे पहले डिपॉजिट होगा तो प्लस की एंट्री क्यों नहीं आएगी? बताना सर, वहां पर सर प्लस की एंट्री नहीं आएगी कैश बुक में। यस मैम। ठीक है सर, देखिए सर, तो वही तो आप तो बिल्कुल सर सही बता रहे हैं, लेकिन बस आपको एक कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए सर, जब मैंने अपनी कैश बुक बनाई होगी तो उस कैश बुक में मैंने सर ये जो मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा तो उसको मैंने फटाफट से अपने पास डेबिट करके इसको मैंने क्या कर लिया होगा, इधर डेबिट साइड में डाल दिया होगा। ठीक है, 1000 रुपीज तो बिल्कुल प्लस किया सर मैंने, लेकिन हुआ क्या, मैंने तो अपने पास प्लस कर लिया, लेकिन एक्चुअल में इसका पैसा ही नहीं मिला मुझे, ये क्लियर ही नहीं हो पाया, मेरा चेक डिसऑनर हो गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, टू करेक्ट माई कैश बुक मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा ना। लेकिन कैश बुक एंट्री में तो पहले ही पासबुक एंट्री में क्या रहेगी बताना है। कैश बुक में पहले ही एंट्री हो जाता है ना, चेक जब कहीं से जी। आता है क्लियरिंग के लिए डालते हैं तो पहले जी। एंट्री कर लेते हैं। पहले लेकिन कैश बुक अपने पास एंट्री कर लेते हैं, कैश बुक में एंट्री कर लिए, जी एंट्री कर लिए और क्लियरिंग में भेजे तो वो क्लियरिंग ही नहीं हो पाया है ना, हाँ तो फिर कैश बुक में माइनस हो गई वो अमाउंट। सर, और तो ये क्या होगा, प्लस में डिसऑनर, जी 20 मैं रुपया बताती भी हूँ सर, जी। जो डिसऑनर है ना वो क्रेडिट में आ जाता है फिर, और क्रेडिट मतलब माइनस। लेकिन हमें तो पासबुक की मैम एंट्री की बैलेंस बतानी है। मैम सर इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से यही है कि जो भी मेरा बैलेंस लिया हुआ है ना, जी उसके हिसाब वह से सब चलना है। हाँ फाइनल करके मेरा वो बैलेंस दिया हुआ है, और जी नीचे जो भी स्टेटमेंट हमको मिल रहा है वो उसको एक गलतियां हैं। मान के चलेंगे कि इससे पहले वो गलती या सही हो चुका है, और उसमें अगर मान लिए कि दोबारा इशू हो गया तो उसको हम प्लस कर लेंगे। अगर जो है जो भी मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है वह पहले हो चुका है इससे, उस हिसाब से उसको हमको इस सवाल को बनाना है, तभी जाकर यह सही हो पाएगा। जैसे नहीं 12,000 था यहाँ पे ये और है 1,000 और डिजोनर वो 12,000 से पहले हो चुका है, यानी वो उसमें से माइनस होगा। या 5500 वाले जो यहाँ पे थे, नहीं यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे जैसे फॉर्म के पास कहीं से चेक 1,000 का आया तो पहले कैश बुक में एंट्री हो जाता है ना, जी पहले 11,000 था, देखिए सर, कैश इस बुक में इस 11,000 अमाउंट 1,000 था, को, इस पहले 1,000 को मैंने यहाँ 11,000 पर जी जी। हाँ, इससे पहले सर 11,000 बैलेंस था, वो आप सही कह रहे हैं। फिर चेक आया कैश बुक में एंट्री हो गया तो मेरा जो 12,000 हो गया है डेबिट ना। बैलेंस है कैश बुक का वो पहले 11,000 था, फिर एक चेक डिपॉजिट मैंने कराया तो 1,000 रुपए हो गया, तो मेरा जो अब बैलेंस जो है कैश बुक का वो है सर 12,000 बैलेंस। लेकिन मैंने बैंक में दिया तो वहां से क्लियरिंग नहीं हो पाया है ना, क्लियरिंग नहीं हुआ तो हमने क्लियरिंग नहीं हुआ जी बताइए तो सर, फिर बताइए। 1,000 घट गया, वो 11,000 रुपया ही रह गया उसमें ना, फिर 20 रुपया और उसमें चार्जेस जो माइनस हो गया तो जी हो गया 10,980 980, रुपये हो तो गए ना। इसका मतलब हम ही, क्योंकि अब हमने अपनी कैश बुक को सही कर लिया ना भाई, हमारी जो हाँ कैश बुक क्लियर है, है इसमें। तो अब कैश बुक को हमने सही कर लिया, तो हमारे हिसाब से अब हमारे बैंक कॉलम में 10980 होना चाहिए। ठीक है सर, बात दोनों तरफ से बराबर ही है। हाँ एग्जैक्टली देखिए, आप इसको किसी भी एंगल से समझ लीजिए, जहां से आपको ये समझ में आ रहा है आप उधर से समझ लीजिए, ऐसे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है सर कि आपको ऐसे ही करना है, बस ये लॉजिक से ही होता है। इसमें तो पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं ना, इसमें क्योंकि 1,000 आया, जी जी चेक जी आया, चेक ही एंट्री हो जाता है ना कैश बुक में, तो पहले ही बढ़ गया जी कैश बिल्कुल बुक में, बिल्कुल। और पासबुक में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, माइनस ही हो गया 20 अब रुपया। हमें क्या करना पड़ेगा, इधर डिसऑनर करना पड़ेगा 1,000 रुपीज, ये माइनस होगा, और दूसरी चीज क्या है, जो हमारे चार्जेस बैंक ने काटे 20 रुपीज, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा बैलेंस हो गया था 12,000, जिसमें से कि अब ये 2 क्रेडिट की एंट्रीज अब आ गई है, तो अब मेरा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 10980। कहाँ पर बचेगा ये 10980? मेरे बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के अंदर। तो मैंने क्योंकि अपनी कैश बुक को करेक्ट कर लिया है, तो आई विल अज्यूम कि भाई जो भी एरर्स थे मैंने उसको रेक्टिफाई कर लिया है, तो अब मेरा जो बैलेंस है वो मैच हो जाएगा पासबुक से। ठीक है,
ओके मैम। चलो, और इसमें 5,000 ये 55,000 वाले में कोई डाउट? हाँ मैम, मैम इसको एक बार फिर से बता जी। दीजिए ना प्लीज, समझ में नहीं आया। इसको भी मैं दोबारा बता देती हूँ। मैम इसमें फिर हम 3000 वाला वो बाद में कंसिडर करेंगे कि कैश बुक बनने के बाद हमने वो नोटिस किया कि 3000 हमने जी, 2 जी, बार बिल्कुल। एंटर किया। कैश बुक बन गई, फिर बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तभी तो हमें पता चला कि कोई एरर था। देखिए, मैं यहाँ पे कैश बुक बनाती हूँ, ठीक है। कैश बुक में मैंने क्या किया, मेरा जो बैलेंस है, बैलेंस मेरा अभी ये मान लेते हैं, या बैलेंस को छोड़िए आप, मैंने क्या किया, 6,000 रुपीज को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, मतलब माइनस कर दिया, जबकि ये 6,000 ना होके सिर्फ 3,000 ही होना था। तो मैं क्या करूंगी इसको रेक्टिफाई करने के लिए? 3000 प्लस कर देंगे। 3,000 को ऐड प्लस कर करना देंगे। पड़ेगा, है ना, डेबिट करना पड़ेगा। वही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो जब जानकारी हुई तो हम क्या करेंगे उसको? जो चेक डिपॉजिट है हमारा, जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे? उसको बढ़ाएंगे ही ना अपने Add. पास, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ इस टॉपिक की, इस चैप्टर की, इस क्वेश्चन की। अगर यहाँ पर आपने लगाया ज्यादा दिमाग तो आंसर आएगा गलत, और अगर आपने बहुत सिंपली और बहुत काम होके अगर आपने आराम से किया, अच्छा ठीक है 55,000 बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, जो भी चेंजेस होंगे कैश बुक में ही होंगे, 3,000 मैंने एक्स्ट्रा इशू कर दिया था, एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था, तो मैं प्लस कर दूंगा। और एक चेक था जो कि बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, प्लस होना है तो मैंने प्लस कर दिया। इस तरह से आराम से चलेंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा। ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा लॉजिक लगाएंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। अभी मैम, जी पूछिए मैम। मैम कभी भी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है, वहां पे लिखा है लास्ट में व्हाट विल बी बैलेंस इन पासबुक, बट हम लोग जो प्लस माइनस करना है वो कैश बुक में करना होगा, यही ना? जी, जिसका बैलेंस दिया होगा आपको उसके हिसाब से चलना होगा। ओके मैम, ठीक है, बस दिस इज दी ओनली लॉजिक जो आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी ज्यादा सोचेंगे तो, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता दिया कि आंसर 60,000 है, तो ठीक है, आपने उसके हिसाब से हम श्योर हो गए कि हाँ भाई ये सही, लेकिन एग्जाम में तो आपको आंसर नहीं पता होगा ना, तो फिर आपको वहां पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके और फोकस होके आपको करना पड़ेगा कि इधर उधर डाइवर्ट ही नहीं होना है, सीधा सीधा फोकस करना है। अच्छा कैश बुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक में ही चेंज होगा, क्या चेंज होगा ये देख लीजिए। 3,000 गलती से माइनस कर दिया था तो प्लस कर देंगे, 2,000 रुपए हमने किया ही नहीं था, हमें पता नहीं था, तो अब कर देंगे। सेम ऐसे आपका पासबुक में होगा, तो पासबुक के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ अभी क्लास के बाद, ठीक है। एक बार बस मैं ये क्लास को यूट्यूब पे डाल दूं, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड करती हूँ, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस पीडीएफ का भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस पीडीएफ को प्रैक्टिस करेंगे, जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स इसके अंदर रिवाइज हुए। अभी हमारे 2 चैप्टर बचे हैं मॉड्यूल लेके, एक मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लिया और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं लिया, ठीक है। ये 2 टॉपिक में नेक्स्ट हमारा वो जो वीकेंड आएगा, इस बार सैटरडे संडे दोनों आएगा, तो उसमें हम इन दोनों टॉपिक्स को लेंगे। लीव हो सकते हैं मैम? जी लीव हो सकते हैं अब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब सर, एक क्लास जी 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 क्लास एंड हो गई है, ठीक है। तो हम इसको फिर अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो हमारी वीकेंड पे जो क्लास होगी तब एमसीक्यू की, फिर उसमें मैं आपको डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। चलिए मैम मेरे को इसमें एक और डाउट था। पूछिए पूछिए। जैसे ये 55,000 था, तो हमने 2 बार मतलब वो कर दिया, 2 बार डेबिट कर दिया 3,000, मतलब हमने 6,000 डेबिट कर दिया, तो 49 क्रेडिट कर दिया, माइनस कर दिया। हाँ, वो 49,000 बच गया, बट हमने एक बार करना था, तो ये हमने 55,000 मैम ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये 55 एंड बैलेंस है, मतलब ये 55,000 पहले का बैलेंस नहीं है मैम, ये बाद का है। ठीक ठीक। अच्छा थोड़ा सा आप लोगों को फायदा लगा इस क्लास का? हाँ जी मैम, है ना, रिवीजन, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है ना, जी जी जी, जैसे मेरे हिसाब से जो मैं सोचूंगा कि मेरा 55,000 रुपया था, मेरा फाइनल बैलेंस आया, और जब मैं चेक किया तो मुझे पता चला कि अरे मैं तो 3,000 रुपया ही दिया था, मैंने 2 बार 3,000 लिख लिया, इसलिए मेरा कम आया, मैं 3,000 जोड़ लिया, 2,000 किसी कस्टमर ने जमा कर दिया तो वो बढ़ गया, 6,000 हो गया। जी जी
बिल्कुल सर, बिल्कुल वही मैं आपको क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है क्वेश्चन को करने का जो मैंने आपको बताया है, ये कोई मेथड नहीं है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये एक तरीका है जिससे कि हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। जी आपको मैम एक चीज बताइएगा, जी पूछिए। जैसे ये सीधा सीधा प्लस का मतलब प्लस और माइनस का मतलब माइनस क्यों नहीं होता है? क्रेडिट का मतलब माइनस, डेबिट का मतलब क्रेडिट, ये बहुत कंफ्यूज करता है। मैम ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सपोज अब मैं हूँ एज अ कस्टमर और ये है बैंक, तो जब कस्टमर ने बैंक में पैसा डाला तो बैंक के लिए वो एसेट है, मतलब ए के लिए वो एसेट है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है जी, है ना। तो इस वजह, क्योंकि इन दोनों के लिए ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो फिर हम लोगों को डेबिट क्रेडिट भी अलग अलग इस्तेमाल करना, क्योंकि डेबिट का मतलब होता है कि कोई पॉजिटिव चीज हुई है, बट बैंक में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो डेबिट है वो बैंक का क्रेडिट है। बैंक उसको, क्योंकि जब बैंक हमारे रिवर्स चलेगा तभी हम बैलेंस हो पाएंगे, क्योंकि अगर सपोज मैंने बैंक में पैसा डाला और मैंने अपना अकाउंट डेबिट कर लिया, ठीक है, तो बैंक भी उसको डेबिट दिखाएगा, तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि बैंक के लिए वो डेबिट नहीं है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। फिर बैंक की अकाउंटिंग खराब हो जाएगी। अगर हम इसमें थोड़ा सा कन्वीनियंस सोचे तो बैंक का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा बैंक के लिए डेबिट होगी लेकिन प्लस होगा, है ना? जी 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 बिल्कुल। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करना तो आप डेबिट क्रेडिट छोड़ दीजिए, आप सिर्फ प्लस माइनस ध्यान रखिए। ऐसा हुआ था तो प्लस हुआ था, ऐसा हुआ था तो माइनस हुआ था, तो बस प्लस माइनस पे फोकस कीजिए, तो भी आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा जी। ठीक है। लेकिन डेबिट क्रेडिट पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं ना, डेबिट क्रेडिट में क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे पूछा है, भले इन दोनों ऑप्शंस में से हमारा आंसर नहीं है, लेकिन पूछ लेना कि डेबिट या क्रेडिट एज पर पासबुक, तो इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। अब जैसे मैम ये जो आपने कॉलम बनाया है कैश बुक का बैलेंस जी, आपने जी, डेबिट किया है और उसको क्रेडिट साइड में 3-3 हजार रुपए लिखा है, जी यही आप बिल्कुल किया है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मेरा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो अगर सपोज 60,000 में क्रेडिट लिखा होता तो ये मेरा आंसर हो जाता, 60,000 क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर यहीं पर एज पर कैश बुक पूछते तो फिर यही क्रेडिट मेरा डेबिट हो जाता। अगर मैं कैश बुक के बारे में पूछती, तो अगर यहाँ पर पूछते व्हाट विल बी द बैलेंस इन द कैश बुक, तो आंसर होता 60,000 डेबिट। पासबुक के लिए पूछा तो आंसर है क्रेडिट। क्यों? क्योंकि पासबुक का जो पॉजिटिव होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, चलिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस और इसी तरह की जो क्लास है वो हम वीकेंड्स पे करेंगे। ठीक है, नॉर्मल डेज में अपना टॉपिक और वीकेंड्स में हम लोग एमसीक्यूज। इससे रिवीजन भी हो रहा है, टॉपिक का रिवीजन भी हो रहा है, और थोड़ा आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ठीक है हम लोग को कैसे क्वेश्चंस करने, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, चलिए। मैम क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस के लिए कहीं से मिल सकता है क्या मटेरियल? कहीं से नहीं, हम ही देंगे, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस अभी दूंगी, स्पेशली ये बीआरएस वाले तो मैं आपको आज ही दूंगी, सो दैट कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, और बाकी भी सर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है मैडम, वो क्वेश्चंस के आंसर भी साथ में प्रोवाइड कर देंगे? जी 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 बिल्कुल सर, क्वेश्चन आंसर दोनों। अभी तो मैं यहाँ पर करा रही हूँ तो इसलिए मैंने आंसर को इंक्लूड नहीं किया, बट जो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी तो वो विद आंसर्स दूंगी। ओके, ठीक है, चलिए। सो थैंक यू सो मच।